तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोराइड, जिसको हम लोग क्लोराइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं या क्लोराइडल सिस्टम भी कहते हैं। तो उस क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है प्रॉपर्टीज़ पर। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कहता यह है पहला पॉइंट कि जो क्लोराइडल सिस्टम होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। वो तो पहले भी पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि हर जगह कंपोजिशन सेम नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट कहता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या? डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है, यानी कि क्लोराइडल पार्टिकल भी उसको हम कहते हैं, वो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। क्या मतलब? ये क्लोराइडल पार्टिकल्स जो होते हैं फिल्टर पेपर का जो साइज होता है पोर का, उसके साइज से छोटा होता है, यानी फिल्टर पेपर से ये पास कर जाते हैं। नॉन सेटलिंग नेचर, नॉन सेटलिंग नेचर ऑफ पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको उस क्लोराइडल सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल नीचे में सेटल नहीं करते, नीचे में बैठते नहीं हैं, यानी स्टेबल होते, स्टेबिलिटीज़ की काफ़ी होती है और ग्रेविटी का असर इस पर ना के बराबर, पार्टिकल पर ग्रेविटी का असर ना के बराबर होता है। चौथा पॉइंट, द कलर ऑफ क्लोराइड ये जो क्लोराइड होता है जिसको हम लोग क्लोराइडल सिस्टम भी कहते हैं, इसका कलर बहुत सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला क्या? साइज एंड शेप ऑफ क्लोराइडल पार्टिकल्स। क्लोराइडल पार्टिकल्स का क्या शेप है, क्या साइज है, उस पर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जिस लाइट में आप देख रहे हैं क्लोराइडल सॉल्यूशन को, उसका वेवलेंथ क्या, इस बात पर भी डिपेंड करता है। द वे एन ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट, दैट इज वेदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय ट्रांसमिशन, यानी कोई भी आदमी जो लाइट को रिसीव कर रहा है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन से रिसीव कर रहा है कि ट्रांसमिशन से रिसीव कर रहा है, इस पर भी क्लोराइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है उसके नेचर पर, क्लोराइडल पार्टिकल का जो नेचर है उस पर। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, किस मेथड से प्रिपेयर किया उस पर भी डिपेंड करता है इसका कलर, क्लोराइडल सॉल्यूशन का कलर। दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली ये जो पार्टिकल है, क्लोराइडल जो पार्टिकल है, यानी डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है, वो सीसलेसली यानी बिना रुके हुए रैंडमली मूव कर रहा होता है क्लोराइडल सॉल्यूशन में। तो इस मूवमेंट को, जो कि जिगजैग होता है, रैंडम मोशन होता है पार्टिकल का, और सीसलेस का मतलब क्या? बिना रुके हुए, इस मोशन को एक नाम से पुकारते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। रैंडम एंड जिगजैग मूवमेंट ऑफ क्लोराइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, है कि नहीं? यानी बेसिकली मान लो क्लोराइडल सॉल्यूशन है, तो जो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स इसके हैं, रैंडम इधर से उधर, सीसलेसली का मतलब बिना रुके हुए मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल। जिगजैग का मतलब क्या? इधर जाएगा, फिर 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 इधर, यानी पार्टिकल जब भी मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जैसे गैस के पार्टिकल जो होते हैं रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह से क्लोराइडल पार्टिकल भी रैंडम मोशन में सॉल्यूशन में, क्लोराइडल सॉल्यूशन में मूव कर रहा होता है। इस मूवमेंट को, इस जिगजैग मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, याद रखना है। ये होता क्यों है भाई? तो इसके पीछे रीजन है, इट इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑन पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। क्या कर रहा है? डिस्पर्सन मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स है, ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड कर रहा, स्ट्राइक कर रहा होता है। इसकी वजह से ये जिगजैग मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स जो है डिस्पर्सन मीडियम वाला बड़ा है और डिस्पर्स्ड फेज वाला यानी क्लोराइडल पार्टिकल छोटे हैं, तो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक कर रहा होता है डिस्पर्सन मीडियम को जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल से। किसको? डिस्पर्स्ड फेज वाला पार्टिकल। देखो ये डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है और जो मॉलिक्यूल कौन सा? डिस्पर्सन मीडियम वाला, इसको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? धक्का देगा। तो ये कॉन्स्टेंटली ये हो रहा है, मतलब बार बार ये बॉम्बार्डमेंट का प्रोसेस हो रहा है डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। किस पर? डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पर। तो इसके कारण ये मूवमेंट जनरेट होता है। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डीएम का मतलब डिस्पर्सन मीडियम और डीपी का मतलब डिस्पर्स्ड फेज। अगर भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूं, डिस्पर्स्ड फेज ऐसे ही सोचो जैसे सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्सन मीडियम ऐसे ही सोचो जैसे कि सॉल्वेंट होता है। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन का जो आप सॉल्यूशन पढ़ते थे उसका जो सॉल्वेंट है यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं
और वहाँ जो सॉलिड होता था, यहाँ जो घुला हुआ पार्टिकल है उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सोल पार्टिकल्स। सोल पार्टिकल का हो, क्लोइडल पार्टिकल का हो या सिंपली पार्टिकल का हो, सब बात सेम है। यानी सोल पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। ये साइज अगर बहुत बड़ा हो जाए, यानी सोल पार्टिकल जिसको क्लोइडल पार्टिकल्स भी कह रहे हैं, क्लोइडल पार्टिकल का साइज यदि बहुत बड़ा हो जाता है तो ऑब्जर्व ये किया गया है कि ये मोशन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट का चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो घट जाता है। अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो टक्कर है, डिस्पर्सन मीडियम वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो टक्कर जोरदार तभी दे सकता है जबकि डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है वो छोटा है, स्मॉल है। लेकिन डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल भी अगर बड़ा हो जाए, और डिस्पर्सन मीडियम वाला तो ऑलरेडी बड़ा था, यानी दोनों अगर कंपेरेबल हो जाए पार्टिकल का साइज, तो उस केस में अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट नहीं हो पाएगा और फिर सिसलेस मोशन नहीं, यानी कि ये ब्राउनियन मूवमेंट फिर नहीं हो पाएगा। यही लिखा है इंग्लिश में, दिस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सोल पार्टिकल से पूछता है। विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ, विथ इंक्रीज इन द साइज, किसका साइज? विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ पार्टिकल। किसके साइज की बात करें? पार्टिकल के साइज की बात करें। तो जैसे ही पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट डिक्रीजेस, यानी अब पार्टिकल और जो मॉलिक्यूल्स था डिस्पर्सन मीडियम वाला, दोनों के बीच में अब जो टक्कर होगा वो अनइक्वल नहीं रह पाएगा और फिर ये मूवमेंट स्टॉप्स हो जाता है, रुक जाता है, सीज हो जाता है। सीज कहो, स्टॉप कहो, दोनों बात से मैं कभी कभी CEASC लिख देता है, सीज, तो इंग्लिश भी बढ़िया से आना चाहिए। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट भी आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। KTG थ्योरी पढ़े थे ना गैस वाला, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग पढ़े थे कि गैसियस पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहा होता है सारे ही डायरेक्शन में, बट इन स्ट्रेट लाइन। तो इस काइनेटिक थ्योरी को ये बिल्कुल अप्रूव करता है। इस थ्योरी के अनुसार भी जो पार्टिकल्स है, चाहे गैस का हो या किसी सोल्यूशन में हो, वो सीसलेसली रैंडमली मूव कर रहा होता है। यानी KTG थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो पढ़े थे, यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक थ्योरी कहेंगे क्योंकि काइनेटिक थ्योरी अब अप्लीकेबल किसके लिए? गैस के लिए तो था ही था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कोई सोल्यूशन में एक पार्टिकल है तो उसके लिए भी काइनेटिक थ्योरी अप्लीकेबल है। यानी कहता है इट कन्फर्म्स, मतलब यह प्रूफ करता है काइनेटिक थ्योरी को। काइनेटिक थ्योरी चाहे वो पार्टिकल घुला है एक सॉल्यूशन में या फिर गैस का पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी कंटेनर में। दूसरा पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ क्लॉइड। अब देखो क्लॉइडल जो पार्टिकल है सेडिमेंट नहीं कर रहा, नीचे में बैच नहीं रहा, ग्रेविटी का असर लगभग ना के बराबर हो रहा है। तो यही KTG थ्योरी में भी हमने आपको पढ़ाया था, क्या भाई? ये जो गैसियस जो पार्टिकल है उस पर ग्रेविटी का असर नहीं हो पाता। यहाँ पर भी ये जो पार्टिकल है क्लॉइडल पार्टिकल, उस पर ग्रेविटी का असर ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि सिसलेस मोशन, ये जो मोशन है सिसलेस है, रैंडम है पार्टिकल का, ये ब्राउनियन मूवमेंट है, इसकी वजह से पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, नीचे ऊपर कहीं पर भी, तो ग्रेविटी का असर ना के बराबर होता है। इसलिए पार्टिकल नीचे में सेडिमेंट नहीं करता, बैठता नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी होती है। यानी ब्राउनियन मूवमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्लॉइडल सोल्यूशन, याद रखना है। एक और चीज़ जो कि आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस स्टडी है, ये हेल्प करता है, हायर स्टडी में पढ़ना होता है, एवोगाड्रो नंबर Na जो कि 6.022 इंटू 1023 होता है, उसको भी कैलकुलेट करने में ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो हेल्प करता है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है लाइट की प्रॉपर्टी, यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको टिंडॉल इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। टिंडॉल इफेक्ट एक जगह तो आया था जहाँ पर हम लोग लायोफोबिक और लायोफिलिक पढ़ रहे थे, डिफरेंस कि दो क्लोराइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि टिंडॉल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शो करता है लायोफोबिक वाला, और लायोफिलिक वाला टिंडॉल इफेक्ट बहुत कम शो करता है। यानी टिंडॉल इफेक्ट होता क्या है, मैंने ये बोला था कि आगे पढ़ेंगे। तो वही लाइट की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ये टिंडॉल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बढ़िया समझोगे, ये भी पूछता है और ये बहुत बार, 2 बार 3 बार तो आ ही चुका है ये क्वेश्चन। टिंडॉल इफेक्ट पर क्या कहता है? कहता ये है कि कोई भी हमारे पास, देखोगे पहले समझोगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन है और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम लाइट का पास करवाया गया। इधर से लाइट आ रहा था, ये कन्वर्जिंग लेंस था, यहाँ लगा दिया, तो कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज होकर के लाइट जो है इस सॉल्यूशन से पास किया, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास किया।
तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से ये लाइट पास करता है तो इसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। इसका जो पाथ है एक कोन की तरह दिखता है, ब्लूइश ब्राइट कोन की तरह दिखता है इसका जो पाथ है। यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो लाइट जाएगा एक कोन की तरह दिखेगा, ब्लूइश ब्राइट कोन की तरह दिखता है। तो ये जो ब्लूइश ब्राइट कोन दिखता है किसका, लाइट का, कहाँ पर, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। जबकि एक स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम हम पास करवाते हैं तो इस इफेक्ट को एक नाम से पुकारते हैं। बोलो कौन सा इफेक्ट, टिंडॉल इफेक्ट। क्या समझा, एक स्ट्रॉन्ग बीम लाइट का और कन्वर्जिंग अगर हम पास करवाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो उसका जो पाथ है, रास्ता जो है वो विजिबल हो जाता है, दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है, एक ब्लूइश कोन की तरह दिखता है। तो इसी इफेक्ट को एक नाम से पुकारते हैं, कौन सा इफेक्ट, टिंडॉल इफेक्ट, जो कि लाइट की एक प्रॉपर्टीज़ है, जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। होता क्यों है, देखो भाई, जब लाइट गुजरता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो कोलॉइडल पार्टिकल पहले उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोखता है, और सोख करके ना उसको फिर स्कैटर कर देता है। स्कैटर होने के बाद जब जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी बेसिकली स्कैटरिंग के चलते, देखो इधर रीजन लिखा है, यानी दिस इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। कभी कभी पूछता भी है कि क्यों होता है, तो आंसर है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, इसकी वजह से। और स्कैटरिंग मैक्सिमम कहाँ पर होता है, स्कैटरिंग जानना है, फिजिक्स का टर्म है, स्कैटरिंग लाइट का मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो ब्लूइश कोन है ना, दिखता है माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको, जो ब्लूइश कोन बना वो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। देखो ये जो पाथ है इसके 90 डिग्री पर ये माइक्रोस्कोप रखा है और यहाँ से कोई आदमी इसको देख रहा है। तो ब्लूइश ब्राइट कोन जो दिखा ये इसी को कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट, और इस कोन को ब्राइट टिंडॉल कोन के नाम से पुकारते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पूछता है, पहला तो ये पूछेगा कि टिंडॉल इफेक्ट का मतलब क्या, लाइट की एक प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग बीम एक लाइट का पास करता है जिसमें कि उसका जो पाथ है विजिबल हो जाता है एक ब्राइट ब्लूइश कोन की तरह। रीज़न क्या है भाई, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो जब लाइट उस पर गिरता है तो एब्जॉर्ब करके उसको फिर वापस स्कैटर कर देता है, तो स्कैटरिंग की वजह से ये ब्राइट कोन दिखता है, टिंडॉल इफेक्ट होता है। यहाँ तक बात क्लियर एकदम बिल्कुल। 90 डिग्री पर क्यों ऑब्जर्व करते हैं, 90 डिग्री पर ऑब्जर्व करने का, दिखने का कारण ये है कि 90 डिग्री पर स्कैटरिंग मैक्सिमम होता है, तो वहाँ से बढ़िया एकदम साफ सुथरा साफ दिखेगा, बिल्कुल सबसे ज़्यादा वहीं पर दिखेगा, और स्कैटरिंग 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, इसलिए। अब ये लास्ट जो पॉइंट हमने लिखा है यही तो पूछा है IIT एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। IIT एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये जो टिंडॉल इफेक्ट है उसको होने के लिए क्या महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो ये NCERT में भी एग्जैक्टली NCERT में यही वर्ड लिखा हुआ है। तो देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री है उसके लिए सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो NCERT है। यानी ये जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको आप बढ़िया से एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप NCERT को 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, रोटेशन में आपको चीज़ें बार बार रिवाइज होगा तो दिमाग में बैठते जाएगा। कहता है टिंडॉल इफेक्ट हो, यानी बेसिकली ऑब्जर्व किया जाए उसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। फॉलोइंग कंडीशन, पहला कंडीशन क्या, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स मस्ट नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इधर से जो लाइट गया ना उसका कुछ वेवलेंथ होगा, लेकिन उसके वेवलेंथ से ये जो साइज है, साइज का मतलब क्या, डायमीटर किसका, कोलॉइडल पार्टिकल का, वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा तो होगा लेकिन बहुत साइज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा साइज का नहीं होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का और डिस्पर्सन मीडियम का। कोलॉइडल सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें कौन है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसी को अंग्रेजी में लिखा, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम मस्ट डिफर वाइडली। ये 2 क्राइटेरिया मिट होगा, मिलेगा, तभी टिंडॉल इफेक्ट दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में दोनों जो क्राइटेरिया ऊपर और नीचे जो लिखा ना वो मिट करता है, मिलता है कहाँ पर, लायोफोबिक क्लोराइड में। यही तो बताया था कि लायोफोबिक क्लोराइड में ये टिंडॉल इफेक्ट डिस्टिंक्टली दिखा सकता है, अच्छा खासा दिखता है, और लायोफिलिक में जिसका कि साइज थोड़ा छोटा होता है लायोफोबिक रिस्पेक्ट में, वहाँ पर
ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, डिस्टिंक्टली नहीं दिखता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसको आपको बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़ करके याद रखना है, जो जो भी समझाया हमने। अगली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। हम लोगों ने मैकेनिकल पढ़ लिया, ऑप्टिकल पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये जो देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, उसमें 2 कंपोनेंट है, एक डिस्पर्स्ड फेज है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम है। ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्यूशन पहले बताया, ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, यानी बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम पर नेगेटिव होगा। यानी डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है, जिसको सोल पार्टिकल भी कहते हैं या सिंपली पार्टिकल भी कहते हैं, वो चार्ज्ड होता है, उस पर कुछ चार्ज होता है कि नहीं। तो वो चार्ज कैसे डेवलप होता है, मैं क्या सिखाया, ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज है किस पर, डिस्पर्स्ड फेज पर, डिस्पर्सन मीडियम पर भी। लेकिन डिस्पर्स्ड फेज पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है डिस्पर्सन मीडियम पर। या अगर डिस्पर्स्ड फेज निगेटिव है तो मीडियम तुम्हारा पॉजिटिव है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पर बराबर होने की वजह से ओवरऑल कोलॉइड जो होगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज है, तो जो चार्ज है वो कैसे डेवलप होता है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखो भाई, कुछ रीजन यहाँ दिया गया। पहली बात, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। कभी भी आप हाथ को भी रब करते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कंटिन्यूसली एक दूसरे से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से ना दोनों पर चार्ज डेवलप हो जाता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज पर भी चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पहला तो रीजन है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी आपस में रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल जो है ना डिसोसिएट करता है, और फिर निर्माण जब होता है किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन का, कोलॉइडल पार्टिकल का, तो उस समय भी चार्ज डेवलप होता है। देखो किस तरह से, जैसे हमने C15H31COO लिया है कि नहीं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो सॉल्वेंट वाटर है, और उसमें ये टूट गया, आयंस में टूट गया, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयन पानी में चला गया, ऐसे ही उसका कोई काम नहीं है। अब ये जो नेगेटिव, वो आपका क्लोराइड नहीं बनाने वाला है। ये जो नेगेटिव आयन जिसमें कि हाइड्रोकार्बन का चेन बड़ा सा चेन है, क्या होता है कि इसमें वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से आपस में जुड़ता है। मिसेल का फॉर्मेशन बताया था ना, मिसेल का फॉर्मेशन अगर याद होगा तो ये जो एसोसिएटेड क्लोराइड बनेगा, जिसमें कि ये 100 या 100 से ज़्यादा जो पार्टिकल है लायोफोबिक वाला आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ करके इसका साइज क्लोराइडल पार्टिकल के कंपेरेबल हो जाएगा। यानी बेसिकली ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल अगर मिल गए तो इस पर चार्ज क्या था, नेगेटिव। तो अब जो क्लोराइडल पार्टिकल मिल करके एसोसिएट होकर के जो मिसल बनेगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से भी चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ये लिखा हुआ है, इट हैज़ टेंडेंसी, जो नेगेटिव चार्ज वाला ये जो आपका आयन है, इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म एग्रीगेट। मिसल में पढ़ाया था, एसोसिएटेड क्लोराइड में पढ़ाया था, टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स कौन, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, उसकी वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एसोसिएटेड क्लोराइड बनाते हैं। अब जुड़ेगा तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक साथ जुड़ गया, तो ओवरऑल जो पार्टिकल पर जो चार्ज आएगा क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्लोराइडल साइज का हो जाता है और बियर करता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से भी चार्ज डेवलप होता है। एक तीसरा प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ये क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास AgCl का क्लोराइड था, AgCl है कि नहीं, AgCl का क्लोराइड था। अब AgCl का क्लोराइड था और इसको हमने सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें कि Ag+ पड़ा हुआ था, Ag+ एक्सेस में Ag+ का आयन पड़ा हुआ था। अब यही Ag+ ना इसके ऊपर में एड्जॉर्ब हो जाएगा। यही जो Ag+ है इसके ऊपर में एड्जॉर्ब हो गया, यही जो Ag+ है इसके चारों तरफ एड्जॉर्ब हो गया। तो एड्जॉर्प्शन, प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, इसने पॉजिटिव चार्ज Ag+ को जो कि एक्सेस में था सॉल्यूशन, उसको अपनी एड्जॉर्ब कर लिया। तो इस पर ओवरऑल अब AgCl पर जो चार्ज हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यही अगर AgCl, ध्यान से देखो, यही अगर AgCl जो तुम्हारे पास पार्टिकल था और ये पड़ा हुआ था Cl- सॉल्यूशन में, तो Cl- को प्रिफरेंशियली क्या करेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। Cl- को एड्जॉर्ब कर लिया, और भी आयन है इसके सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे Cl-। तो Cl- के एड्जॉर्ब होने से प्रिफरेंशियली एक जगह Ag+ जिसमें कि Ag+ एक्सेस था उसको एड्जॉर्ब किया, और Cl- अगर सॉल्यूशन में AgCl पड़ा था तो प्रिफरेंशियली Cl- को अपनी एड्जॉर्ब कर लिया। तो इसकी वजह से इस AgCl पर जो चार्ज डेवलप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। वही लिखा हुआ है
द चार्ज ऑन द colloidal particles इज जनरली एक्वायर्ड बाय प्रिफरेंशियली एब्जॉर्बिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट से, जैसे मान लो कि कोई AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट था, प्रिफरेंशियली Ag+ को एब्जॉर्ब कर लिया। ये मान लो कि NaCl AgCl जहाँ पड़ा हुआ था, NaCl का सोल्यूशन पड़ा था, Na+ को एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि प्रिफरेंशियली Cl- को अपनी एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से चार्ज डेवलप होता है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर, है कि नहीं। अब कुछ बातें आपको याद कर लेनी है, यानी कुछ पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो याद रखने वाली बात है। इधर में पॉजिटिवली चार्ज सोल्स लिया, सोल्स का मतलब सोल कहो, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कहो या सिंपली पार्टिकल कहो, सब बात सेम है। तो इधर हमने लिया है पॉजिटिवली चार्ज सोल या पार्टिकल, और इधर में लिया नेगेटिवली चार्ज सोल या पार्टिकल, है कि नहीं। तो याद रखना है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। बेसिक डाई जैसे कि मिथिलीन ब्लू पर पॉजिटिव चार्ज है, हेमोग्लोबिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज वाले जो सोल है, याद कर लेना है, मेटल्स नॉर्मली जो होते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो मेटल है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल सल्फाइड्स पर, यानी कि इन कोलॉइडल पार्टिकल्स पर, मेटल सल्फाइड फॉर एग्जांपल आर्सेनियस सल्फाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। स्टार्च हो गया, क्ले हो गया, सिलिसिक एसिड हो गया, या फिर एसिड डाइस फॉर एग्जांपल लियोसिन, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब जितने भी हमने एग्जाम्पल दिया है ये सब NCERT में दिया है, तो इन एग्जाम्पल्स को आपको याद कर लेना है। ये एग्जाम्पल पूछ सकता है क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, इस सोल पार्टिकल पर क्या चार्ज होता है कि नहीं। और आगे भी चल करके अगर इन सारे पार्टिकल पर आपको चार्ज पता है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव है, तो आगे की जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो आपको हेल्प करेगा। कभी कभी इन पर चार्ज देता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कभी कभी ये सब बहुत फेमस पार्टिकल्स है, बहुत फेमस कोलॉइडल सॉल्यूशन इनका बनता है, तो इनका कभी कभी नहीं लिखता कि इस पर चार्ज क्या है, तो ये आपको याद कर लेना है। चार्ज अगर पता है तो आगे की थ्योरी करने में, उसके न्यूमेरिकल्स करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में एक बात तो पता चल गया कि ये जो ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल भी चार्ज होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी चार्ज होता है। दोनों पर अपोजिट चार्ज होने की वजह से ओवरऑल कोलॉइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है कि नहीं। अब हमें यदि पता करना है कि डिस्पर्स्ड फेज पर क्या चार्ज है, नेचर क्या है, और डिस्पर्सन मीडियम पर जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसको हम पता कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत पूछता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है भाई? इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस क्या है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास एक कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो एक बात तो पक्की है कि उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, और दोनों चार्ज्ड है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया कि करंट, इस पूरे सॉल्यूशन से एक करंट गुजार दिया। कैसे? बैटरी लगा दिया, एक तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया और एक तरफ से नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, मतलब इधर से पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी यहाँ से अटैच कर दिया। और यहाँ से कुछ बार हमने लगा दिया है, कुछ बार लगा दिया है मेटल का, कुछ बार लगा दिया है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा कि अगर डिस्पर्स, यहाँ पर हम मूवमेंट देख रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का। किसका मूवमेंट? डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, सोल पार्टिकल का, उसका मूवमेंट देख रहे हैं। यदि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल मूव करते हुए पाया गया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, इसका अर्थ है कि इस डिस्पर्स्ड फेज पर जो चार्ज रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा। अरे पॉजिटिव वाला ही तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, यानी बेसिकली वी आर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। और यही अगर डिस्पर्स्ड फेज इधर मूव कर रहा होता, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होता, इसका मतलब इस डिस्पर्स्ड फेज पर नेगेटिव चार्ज होता। यानी कोई भी एक जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ये अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट है किसका? डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का, उसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। वही लिखा हुआ है, When a current is passed through a colloidal solution, the dispersed phase particle, DP का मतलब क्या? Dispersed phase particle move towards a positively charged electrode, है कि नहीं? अब ये देखो,
हेल्प क्या करेगा, कैसे क्या पता चलेगा। अब डिस्पर्स्ड फेज का मूवमेंट हम लोगों ने देख लिया तो उस पर हमें नेचर पता चल गया कि उसका जो चार्ज का नेचर है वो क्या होगा। तो अगर मूवमेंट अगर इधर हुआ तो इसके अनुसार हम बता सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज जो पार्टिकल है वो कैसा है, नेगेटिव की ओर मूवमेंट हुआ है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि नहीं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यही अगर नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होता तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता। और एक बार पता चल गया कि डिस्पर्स्ड फेज पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह भी पता चल गया कि डिस्पर्सन मीडियम जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। यानी बेसिकली क्या सीखा, ये एक फेनोमेना है, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल मूव करता है अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, है कि नहीं। जब एक करंट पास करवाया जाता है यानी मूवमेंट देखा किसका, क्लोइडल पार्टिकल का, सोल पार्टिकल का, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का, उस मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मूवमेंट को कहते हैं कैटाफोरेसिस। क्या करता है, क्या इससे पता चलता है, हमें पता चलता है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम पर चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है कि नहीं। और बड़ा आराम से हम लोग उसको पता कर सकते हैं। जैसे अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी पढ़े कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो किधर मूव कर रहा होता, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब FeOH3 या फिर AlOH3 उस पर जो चार्ज का नेचर है वो पॉजिटिव है। या कोई मान लो कि मेटल्स होता तो मेटल्स अगर मूव कर रहा होता पॉजिटिवली चार्ज की तरफ तो हम क्या मानते, उस मेटल पर नेगेटिव चार्ज है। यानी हेल्प करता है उस क्लोइडल पार्टिकल पर चार्ज का जो नेचर है। और एक बार अगर पता चल गया डिस्पर्स्ड फेज पर क्या चार्ज है, नेचर क्या है, तो डिस्पर्सन मीडियम पर भी चार्ज का नेचर पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल क्लोइडल सॉल्यूशन, मैं बार बार कर रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं, न्यूट्रल होता है। दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखो भाई, ऑस्मोसिस जो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़े थे, अगर उसका थोड़ा सा ज्ञान होगा तो इसको भी समझने में बड़ा आसानी होगी। नाम में अर्थ छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, यानी यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस में ना अगर याद होगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता था, सॉलिड्स का पार्टिकल पास नहीं करता था। यहाँ पर भी वही बात है। पूरा सेटअप को देखो, सेटअप को जैसे मैं समझा रहा हूँ बस एक बार समझ लो तो अंग्रेजी में क्या लिखा है समझ में आ जाएगा। देखो भाई, यूट्यूब है, एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, बैटरी लगा दिया, एक का टर्मिनल इधर दूसरे का टर्मिनल इधर, और इस यूट्यूब में भर दिया है डिस्पर्सन मीडियम। मान लो कि पानी अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो डिस्पर्सन मीडियम, और बीच में इस ट्यूब के बिल्कुल बीच में क्लोइडल सॉल्यूशन है। इधर क्लोइडल सॉल्यूशन नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर सिर्फ मीडियम, इधर सिर्फ मीडियम है, लेकिन यहाँ पर क्लोइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्सन मीडियम भी है। और इस क्लोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहा है दोनों लिम्ब से, इधर और इधर, वो पोरस डायफ्राम लगा है। एक पोरस डायफ्राम इधर लगा दिया, पोरस डायफ्राम, यानी क्लोइडल सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिम्ब ऑफ यूट्यूब विथ अ पोरस डायफ्राम। इस पोरस डायफ्राम के, ये बिल्कुल SPM की तरह है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो पढ़े थे उसी की तरह। इसका एक खासियत है कि इसके थ्रू में सिर्फ मीडियम जो सॉल्वेंट है वो पास करेगा, सॉलिड पार्टिकल यानी डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल पास नहीं करेगा। क्या सिखाया, सॉल्वेंट की तरह, यानी सिर्फ इसके थ्रू और इसके थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करेगा। क्लोइडल सॉल्यूशन में दोनों है, डिस्पर्स्ड फेज भी है, डिस्पर्सन मीडियम भी है, लेकिन इस डायफ्राम के थ्रू में सिर्फ मीडियम यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकता है, सॉलिड पार्टिकल यानी डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पास नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना है। अब इस तरफ से जब सेटअप बनाया गया तो मूवमेंट किसका होना है बताओ, डिस्पर्सन मीडियम का। इसके पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका मूवमेंट ऑब्जर्व किए थे, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का। इसमें मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं किसका, डिस्पर्सन मीडियम का यानी सॉल्वेंट का। वही तो ऑस्मोसिस होता है एकदम। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और देखा कि मीडियम का फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो किधर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, है कि नहीं। वही लिखा अंग्रेजी में, इट इज अ फेनोमेना इन विच माइग्रेशन यानी मूवमेंट किसका, डिस्पर्सन मीडियम का, टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखो, ये जो इसमें डिस्पर्सन मीडियम था ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। अब ऑब्जर्व करेंगे, यदि डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्पर्सन मीडियम जो रहा होगा उस पर चार्ज क्या रहा होगा, पॉजिटिव, सिंपल। और यदि यही डिस्पर्सन मीडियम इधर जा रहा होता पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो उस पर चार्ज क्या होता, नेगेटिव। यानी ये प्रोसेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कह रहे हैं वो भी हेल्प करेगा
कि नेचर जो चार्ज का है डिस्पर्सन मीडियम पर क्या, और एक बार डिस्पर्सन मीडियम पर पता चल गया तो ऑब्वियसली डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर भी चार्ज का नेचर पता चल गया। क्या भाई? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ओवरऑल क्लोइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना पड़ेगा, है ना। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। क्या फर्क समझा? इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट हो रहा है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। ये सिर्फ फर्क है, लेकिन दोनों ही हेल्प करता है जो चार्ज का नेचर है वो फाइंड आउट करने में कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम पर चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब देखो भाई, आपको पता है कि ये जो क्लोइडल सॉल्यूशन है ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन ये जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है उस पर भी चार्ज होता है, डिस्पर्सन मीडियम पर भी चार्ज होता है। ये क्लोइडल सॉल्यूशन और ख़ास करके जो लायोफोबिक वाला होता है उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होता है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर। तो अगर उस चार्ज को बेसिकली ये समझो कि चार्ज की वजह से उसकी स्टेबिलिटी होती है। देखो ऐसे समझो, हमारे पास कोई एक क्लोइडल सॉल्यूशन है ना, और मान लो कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला चार्ज जो है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये जो पार्टिकल है पास में नहीं आएगा, या निगेटिव ही सब है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो पास में नहीं आएगा, और पास में नहीं आएगा तो जमा नहीं होगा और उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यानी कि एक ही चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करता है पार्टिकल और स्टेबल होता है। लेकिन यदि मान लो कि इस चार्ज को कुछ ऐसा आयन हमने निगेटिव डाल दिया जो कि इस चार्ज को क्या कर दे? न्यूट्रल कर दे। अब न्यूट्रल कर दिया तो पार्टिकल पर चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा तो पार्टिकल पास पास आएगा, अब तो रिपल्सन नहीं रहा, और पार्टिकल पास पास आएगा तो बड़ा होकर के प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो उसको कहते हैं कोअगुलेशन। बात समझ में आई? यानी कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल को यदि हम न्यूट्रलाइज कर दें तो पार्टिकल पास पास आएगा और पास पास आकर के जमा होकर के नीचे में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोअगुलेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर प्रेसिपिटेटेड। कैसे? अपोजिटली चार्ज्ड आयन को ऐड करके, है कि नहीं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं और उसी को एक नाम दे दिया कोअगुलेशन। यही कोअगुलेशन का प्रोसेस फ्लोक्यूलेशन कब कहलाता है? एक टर्म है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन कहाँ से आया? फ्लोटिंग से। जैसे मान लो कि जमा होने के बाद उसका डेंसिटी कम हो गया, डिस्पर्सन मीडियम की डेंसिटी से कम हो गया, तो क्या होगा? ऊपर में जा करके और वो तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, तो उसको कहते हैं फ्लोक्यूलेशन। यानी नीचे जाकर बैठ गया तो प्रेसिपिटेशन, और ऊपर जाकर के अगर तैरने लगा पार्टिकल जमा होकर के तो उसको कहते हैं फ्लोक्यूलेशन, और दोनों को कहते हैं कोअगुलेशन। कोअगुलेशन समझ में आया? कोअगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल जमा होकर के एक जगह या तो नीचे बैठ जाता है या ऊपर तैरने लगता है। क्यों तैरता है? मतलब होता कैसे है? तो इस पर चार्ज है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल पर, उस पर यदि हम कोई अपोजिट चार्ज वाला आयंस वाला कुछ पार्टिकल डालें तो पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करके पार्टिकल को पास पास लाएगा और फिर बड़ा होकर के वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। वही लिखा, द रिमूवल ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स बाय एनी मीन्स, कैसे भी आप उसको रिमूव कर दीजिए, विच विल लीड टू एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन का मतलब जमा होना, पार्टिकल्स एंड हेंस मतलब आता है कोअगुलेशन टेक्स प्लेस, है कि नहीं? तो आपको कोअगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन समझ में आ गया, है कि नहीं? अब एक टर्म है कोअगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। देखो भाई, 1 लीटर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है और उसको हमको कोअगुलेट करना है, यानी बेसिकली प्रेसिपिटेट करवाना है। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल को सबको जमा करके नीचे में प्रेसिपिटेट करवा देना है। क्या ऐड करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। तो कहता यह है 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट हमको उस इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं कोअगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, है कि नहीं? वही अंग्रेजी में लिखा, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए उसको कोअगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कहते हैं। और रेसिप्रोकल जो होगा कोअगुलेशन वैल्यू का उसको कहते हैं कोअगुलेटिंग पावर। सीधी सी बात है, जिसमें हमको कम ही इलेक्ट्रोलाइट डालने पर प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है तो ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मान लो कि किसी में आपने 0.2 ग्राम डाला और कोअगुलेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया,
और उसी को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम था। एक इलेक्ट्रोलाइट 0.2 ग्राम में ही उसको प्रेसिपिटेट करवा दे रहा है 1 लीटर सोल्यूशन को, और लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे तो उसमें 0.8 ग्राम की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? जो कम अमाउंट में उस सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवा दिया तो ज़्यादा पावरफुल हुआ। यानी जिसमें कोआगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा वो कम पावरफुल होगा, और जिसमें कोआगुलेशन वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी उसका कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। यही कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/, कोआगुलेशन, सीवी का मतलब क्या? कोआगुलेशन वैल्यू, 1/, कोआगुलेशन वैल्यू करोगे तो कोआगुलेटिंग पावर आएगा। ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम होगा। सीधी सी बात हम लोग समझ सकते हैं, सोच के भी समझ सकते हैं। ये जो कोआगुलेशन वैल्यू है जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन मिलीमोल्स पर लीटर, इन मिलीमोल्स पर लीटर। मान लो कि कोआगुलेशन वैल्यू है 10 मिली मोल पर लीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका अगर हम 10 मिलीमोल 1 लीटर क्लोइडल सॉल्यूशन में डालें तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इतना मिनिमम हमको चाहिए प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए। तो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का कोआगुलेशन वैल्यू है 10 मिलीमोल पर लीटर। यही अगर कोआगुलेटिंग पावर पूछे सीपी, क्या करोगे? 1/, कोआगुलेशन वैल्यू अर्थात 1/10 यानी कि 0.1 लीटर पर मिलीमोल, उल्टा हो जाएगा लीटर पर मिलीमोल। ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा, ऐसे रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, है कि नहीं? तो भाई कोआगुलेट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, पक्की बात। तो कोआगुलेशन के करस्पॉन्डिंग 2 रूल है जो कि हार्डी शुल्ज साहब ने दिया था। बड़ा आसान है। क्या भाई? तो देखो यहाँ फिगर से ही समझ लेते हैं। मान लो कि नेगेटिव क्लोराइड तुम्हारे पास है, यानी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैसा आयन डालोगे? जो आयन डालेंगे ना, या इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना, उस पर चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव, यानी कि अगर एक डिस्पर्स्ड फेज जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है उसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हमको पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर अगर सोल पार्टिकल का मतलब क्या? सोल पार्टिकल का हो, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का, या सिंपली पार्टिकल का हो, क्लोइडल पार्टिकल का हो, सब बात से में, उस पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हमको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालोगे? नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आयन जो आप डालेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आयन को एक्टिव आयन कह रहे हैं, यानी पॉजिटिव सोल को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए नेगेटिव आयन डालना पड़ेगा, और नेगेटिव सोल को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए पॉजिटिव आयन डालना पड़ेगा। पहला नियम कोई भी समझ सकता है। इसमें क्या है भाई? बहुत आसान है कि नहीं? नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल वही लिखा। Only the ions carrying charge opposite to that present on solar particles are effective to cause coagulation और precipitation, है कि नहीं? दूसरा पॉइंट कहता ये है कि कोई भी, जैसे एक बार हमने देख लिया कि नेगेटिव को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए पॉजिटिव आयन हमको चाहिए, तो जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा उसका कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। जिस एक्टिव आयन पर चार्ज ज़्यादा, तो ज़्यादा आयन को न्यूट्रलाइज करेगा नहीं। यार ये देखो ना, एल्युमिनियम, एक ही एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज है, तो 3 नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये ज़्यादा पावरफुल हुआ। इस पर 2 चार्ज है तो 2 ही को कर पाएगा, और इस पर तो 1 ही चार्ज है, 1 ही को कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? जिस पर कि चार्ज ज़्यादा है। वही लिखा अंग्रेजी में, हायर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, मतलब एक एक्टिव आयन जो कि प्रेसिपिटेट करवा रहा है उस पर जितना चार्ज ज़्यादा, चार्ज का मतलब क्या? वही वैलेंसी की बात कर रहा है। जितना चार्ज ज़्यादा उसका कोआगुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। अर्थात इसमें कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? कोआगुलेटिंग पावर की बात करें, कोआगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन वैल्यू। कोआगुलेटिंग पावर जो कि कम ही अमाउंट में आपको प्रेसिपिटेट करवा देगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? Al3+, फिर कौन होगा? Ba+2, और फिर कौन होगा? Na+। ये तुम्हारा कोआगुलेटिंग पावर का ऑर्डर हुआ। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ और ये सबसे कम पावरफुल हुआ। इसी तरह से निगेटिव चार्ज जो कि प्रेसिपिटेट करवा रहा है पॉजिटिव सोल को, तो इस पर निगेटिव वाला पर सबसे ज़्यादा, जिस पर चार्ज, समझने वाली बात है, रटने वाली बात थोड़ी ना है। इस पर देखो 4 माइनस चार्ज है, 4 पार्टिकल को, यानी चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये 3 को करेगा, ये 2 करेगा, ये 1 को करेगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? ये ना, जिस पर कि चार्ज ज़्यादा है। यानी बेसिकली
जिस पॉजिटिव या नेगेटिव जो कि प्रेसिपिटेशन कॉज कर रहा हो, जिस पर चार्ज ज़्यादा, उसका कोऑगुलेटिंग पावर का वैल्यू ज़्यादा। कोऑगुलेटिंग पावर अगर ज़्यादा होगा तो कोऑगुलेशन वैल्यू कम होगा, यानी सबसे कम अमाउंट में ये प्रेसिपिटेट करवाएगा, सबसे कम अमाउंट में ये प्रेसिपिटेट करवाएगा। कोऑगुलेटिंग वैल्यू कम होगा, कोऑगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। तो कोऑगुलेटिंग पावर बताओ किसका ज़्यादा होगा? जिस पर कि चार्ज सबसे ज़्यादा, यानी ये FeCN6 इसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर फॉस्फेट आयन का होगा जिस पर कि 3- चार्ज है। फिर किसका होगा? सल्फेट आयन का जिस पर कि 2 ही चार्ज है। और सबसे कम होगा Cl- का। ये कोऑगुलेटिंग पावर, ये दोनों रूल बढ़िया से याद कर लेना है। फिर से रिवाइज करें, बड़ा आसान होता है। पॉजिटिव सोल को अगर हमको प्रेसिपिटेट करवाना है तो निगेटिव आयन डालना पड़ेगा, और निगेटिव सोल को प्रेसिपिटेट करवाना है तो पॉजिटिव, पहला रूल। दूसरा, जो भी आप आयन डाल रहे हैं उस पर अगर वैलेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी उसका अमाउंट कम की रिक्वायरमेंट होगी, कोऑगुलेशन वैल्यू कम होगा और कोऑगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे कोऑगुलेटिंग पावर इसका ज़्यादा। और इस केस में सबसे ज़्यादा चार्ज है तो कोऑगुलेटिंग पावर इसका सबसे ज़्यादा होगा। और याद रखना है, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, कोऑगुलेटिंग पावर जिसका ज़्यादा ना उसका कोऑगुलेशन वैल्यू सबसे कम।